हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी है 2004 में रिलीज़ हुई एक ब्यूटीफुल मूवी की, जिसका नाम है द टर्मिनल। इस मूवी की कहानी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, जिस वजह से इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। और इस मूवी का बजट था केवल $60 मिलियन का, जबकि इसने कमाई की है $220 मिलियन की। ये कहानी न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से शुरू हुई। एयरपोर्ट पर जहां बाहर से आए सभी लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे थे, वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है विक्टर नवोस्की। विक्टर यूरोप के एक देश कर्कोजिया का रहने वाला होता है, और जब विक्टर इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिसर के पास जाता है और वो ऑफिसर उसका पासपोर्ट चेक करता है, तो मशीन में देखकर उसे पता चलता है कि उसका पासपोर्ट इनवैलिड है। तब उस ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत वहाँ की सिक्योरिटी टीम को बुलाता है और वे लोग विक्टर को सही से चेक करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और अब सिक्योरिटी ऑफिसर विक्टर से पूछताछ करने लगते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन ऑफिसर की सभी बातें विक्टर के सर के ऊपर से जाती है, यानी कि वो उनकी कोई भी बात नहीं समझ पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विक्टर को इंग्लिश नहीं आती है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो ऑफिसर विक्टर का पासपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लेता है और उसको वहाँ के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर फ्रैंक डिक्सन के पास लेकर जाता है। डिक्सन उसके डॉक्यूमेंट चेक करके उसे बताता है कि जब तुम फ्लाइट में थे उसी दौरान तुम्हारे देश में सिविल वॉर शुरू हो गया था, जिसमें विद्रोहियों ने तुम्हारे देश की मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और प्रेसिडेंट हाउस पर भी हमला कर दिया है। डिक्सन उसे ये भी बताता है कि इस दुर्घटना में कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए तुम्हारे देश की सभी फ्लाइट्स अभी के लिए बंद कर दी गई है और इसीलिए तुम्हारा ट्रैवलिंग वीज़ा रद्द हो चुका है, और यही कारण है कि मशीन भी तुम्हारे पासपोर्ट को इनवैलिड दिखा रही है। डिक्सन उसे समझाता है कि जब तक तुम्हारे देश में सिविल वार खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम ना तो अमेरिका की धरती पर घूम सकते हो और ना ही तुम अपने देश में वापस जा सकते हो। लेकिन इस ऑफिसर की भी सभी बातें विक्टर के सर के ऊपर से जाती है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। यह देखकर डिक्सन उसे एयरपोर्ट लॉन्ज में तब तक रुकने को कहता है जब तक उसके देश के हालात नॉर्मल ना हो जाए। इसके बाद ही सिक्योरिटी ऑफिसर विक्टर को एयरपोर्ट लॉन्ज दिखाते हुए उसे खाना लेने के लिए कुछ कूपन्स, घर बातें करने के लिए कॉलिंग कार्ड और एक पेजर देता है, और इसके बाद वो ऑफिसर उसे एयरपोर्ट लॉन्ज में ही रहने की हिदायत देकर वहाँ से चला जाता। विक्टर अभी तक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है कि तभी अचानक उसे एयरपोर्ट पर टीवी में अपने देश का राष्ट्रगान सुनाई देता है। वो तभी वहाँ पर उसे देखने जाता है और तब वो देखता है कि उसके देश के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, लेकिन ये न्यूज़ भी इंग्लिश में दिखाई जा रही थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तब वो रोते हुए उसके पास मौजूद लोगों से टीवी पर आ रही न्यूज़ को उसकी भाषा में उसे समझाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ उसकी बात कोई भी नहीं समझ पा रहा था और अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब वो तुरंत भागकर एयरपोर्ट के एक प्राइवेट क्लब में जाता है और वहाँ पर वो क्लब के मैनेजर से टीवी पर आ रही न्यूज़ को उसकी भाषा में उसे समझाने के लिए कहता है, लेकिन उसे विक्टर की कोई भी बात समझ में नहीं आती और वो उसे कोई गरीब आदमी समझकर वहाँ से उसे भगा देता है। और अब विक्टर को अपने देश के इन हालातों को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, और अब वो अपने घर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिंग कार्ड पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा होने की वजह से कॉल नहीं लगा पा रहा था। तब वो उसके पास से जाने वाले लोगों से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी भाषा ना समझ पाने की वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। और अब विक्टर एक अनजाने देश में अनजाने लोगों के बीच बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसे उस एयरपोर्ट पर काफ़ी टाइम हो चुका था, उसे भूख लगने लगी थी और अब एक बेंच पर बैठकर खाना लेने वाले कूपन्स को वो समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका ध्यान उसके पीछे खड़ी एक लड़की पर जाता है जो अपना बैग बंद करने की कोशिश कर रही थी, जो कि उससे बंद नहीं हो रहा था। फिर वो अपने कूपन्स को वहीं पर रखकर उसकी मदद करने के लिए जाता है कि तभी अचानक हवा से उसके सारे कूपन्स उड़कर नीचे बिखर जाते हैं, जिन्हें वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी गुप्ता जी कचरा समझकर उठा लेते हैं और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और जब विक्टर ये देखता है तो वो कूड़ेदान में अपने कूपन्स को देखने के लिए जाता है। तब गुप्ता जी परेशान होकर विक्टर को कहते हैं कि अगले मंगलवार को आना, तब तुम्हें तुम्हारे कूपन्स मिल जाएंगे। ये कहकर गुप्ता जी वहाँ से चले जाते हैं और अब विक्टर भूख से परेशान था, उसके पास खाने का भी कोई जरिया नहीं था। इसके बाद विक्टर रात में सोने के लिए जगह ढूंढता है और उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए वहाँ पर रात में कोई भी नहीं था। वहाँ पर कई सारी चेयर्स थी, वो उन पर सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। तब वो अपने बैग से एक चाकू निकालता है और उन कुर्सियों से अपने सोने के लिए एक बिस्तर बनाता है,
जिसके बाद वो अपने सीने पर एक केन रखकर सो जाता है। अगली सुबह विक्टर वीज़ा लेने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है। वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर टॉरस उसे बताती है कि तुम्हारा वीज़ा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है क्योंकि तुम्हारे पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है। ये सुनकर विक्टर परेशान हो जाता है और एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाता है। तभी डिक्सन अपने ऑफिस में से विक्टर को देखता है और अब वो विक्टर को एयरपोर्ट से भगाने का प्लान बना रहा था क्योंकि हाल ही में एयरपोर्ट के फील्ड कमिश्नर ने डिक्सन को बताया होता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और अगले फील्ड कमिश्नर के लिए मैंने तुम्हारा नाम दिया है, और इसलिए वो चाहता है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद डिक्सन विक्टर के पास जाता है और उसे एयरपोर्ट के मेन गेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ठीक 12 बजे वहाँ खड़े गार्ड्स के शिफ्ट खत्म हो गया और ठीक 5 मिनट के बाद अगली शिफ्ट के गार्ड्स वहाँ आएंगे। और वो विक्टर को कहता है कि अमेरिका में एंट्री लेने के लिए तुम्हारे पास इन 5 मिनट का ही टाइम होगा, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ठीक 12 बजे डिक्सन वहाँ खड़े गार्ड्स को वहाँ से हटने के लिए कहता है। ये देखकर विक्टर गेट की तरफ जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे कैमरों पर पड़ती है और वो अब डिक्सन की पूरी चाल समझ जाता है कि अगर वो उस कैमरे के सामने से वहाँ से बाहर निकलता है तो ये इलीगल होगा और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, इसलिए विक्टर वहाँ से बाहर नहीं जाता। अब इस कहानी में एंट्री होती है एमिलिया की, जो कि एक एयर होस्टेस होती है, और जब वो जा रही थी तब फर्श गीला होने की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है। विक्टर उसे उठाता है और जाते टाइम वो एमिलिया को शोरूम से नए जूते लेने को कहता है। इसके बाद भूख से परेशान विक्टर एयरपोर्ट पर इधर उधर देखने लगता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी सामान ढोने वाली ट्रॉलियों को इकट्ठा करके एक जगह पर रख रही थी, जिसके बदले उसे पास में रखी एक मशीन से कुछ पैसे मिलते थे। ये देखकर विक्टर भी सारा दिन ट्रॉलियों को ढूंढकर उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। ऐसा करके वो जितने भी पैसे कमाता है उनमें से कुछ पैसों से वो खाना लेकर खाता है और बाकी बचे हुए पैसे से वो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बुक्स खरीद लेता है, और उसके बाद वो रात भर जागकर इंग्लिश सीखने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो इंग्लिश सीख भी जाता है, जिससे वो एयरपोर्ट पर चल रही टीवी की न्यूज़ को समझने लगता है। और अब एक दिन डेली की तरह विक्टर ट्रॉली को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उससे सारी ट्रॉलियों को छीनकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये डिक्सन की चाल होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विक्टर एयरपोर्ट पर रहे और विक्टर अपने लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता और भूखा रहता है। अब विक्टर अगले दिन फिर इमिग्रेशन ऑफिस में टॉरस के पास जाता है, लेकिन टॉरस उससे कहती है कि तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है, सो तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब एक बार फिर विक्टर वहाँ से निराश होकर लौटता है। अब भूख से परेशान विक्टर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम है एनरिके। एनरिके विक्टर को अपने साथ किचन में लेके जाता है और उसको बताता है कि वो एयरपोर्ट पर खाना डिलीवर करने का काम करता है, और वो विक्टर को ये भी बताता है कि वो टॉरस से बहुत प्यार करता है। अब एनरिके विक्टर से एक डील करता है कि मैं रोज़ तुम्हें फ्री खाना खिलाऊंगा अगर तुम मुझे टॉरस से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछकर बताओगे। विक्टर को ये डील अच्छी लगती है और वो एनरिके की बात मान जाता है। इसके बाद वो डेली इमिग्रेशन ऑफिस में पासपोर्ट के बहाने से टॉरस के पास जाता है और बातों ही बातों में किसी न किसी बहाने से टॉरस से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है। टॉरस को भी विक्टर से बात करना अच्छा लगने लगता है और वो अपने बारे में विक्टर को काफ़ी कुछ बता देती है। और एक दिन टॉरस समझ जाती है और वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम किसके लिए यहाँ पर हो जाते हो। तब विक्टर उसको एनरिके का नाम नहीं बताता, वो बस टॉरस से इतना कहता है कि कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। बस इतना ही कहकर विक्टर वहाँ से सीधे एनरिके के पास जाता है और उससे बात करते हुए उसे बताता है कि टॉरस का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसे धोखा दिया था, जिससे टॉरस बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। ये कहकर विक्टर उसे खबरदार करता है, अगर तुमने भी उसे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक दिन विक्टर एमिलिया को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखता है। एमिलिया वही लड़की होती है जो फर्श पर गिर गई थी और विक्टर ने उसे उठाया था। दरअसल एमिलिया फ़ोन पर किसी आदमी से झगड़ रही थी। फ़ोन कट होने पर एमिलिया रोने लगती है। यहाँ पर विक्टर को पता चलता है कि एमिलिया का किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उसे रोते हुए देखकर विक्टर उसे अपना रुमाल देता है और कुछ इस तरह से दोनों में बातें शुरू होती है। बातों ही बातों में एमिलिया विक्टर से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। तब विक्टर उसे अपना पेजर दिखाते हुए कहता है कि मैं बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में घूमता रहता हूँ। ये सुनकर एमिलिया समझती है कि विक्टर एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। तब एमिलिया उसे डिनर के लिए भी इन्वाइट करती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से विक्टर उसे मना कर देता है। विक्टर की डिनर को ना सुनकर एमिलिया को लगता है कि विक्टर एक भला इंसान है, एक अच्छा आदमी है जो उसे डिनर पर बुलाने पर उसे मना कर रहा है। इसके बाद एमिलिया उसे रुमाल के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है और अब विक्टर ये तय करता है कि अब वो कुछ भी करके पैसे कमाएगा और एमिलिया के साथ डिनर पर जाएगा।
अब एयरपोर्ट पर जितने भी शोरूम थे, विक्टर उन सबके मालिकों के पास जाता है काम मांगने के लिए, लेकिन वहाँ उसे कोई भी काम नहीं देता। आखिर में बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक पेंटर का काम मिल ही जाता है। अब एक रात एनरिके विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि चलो दोस्त, आज पार्टी करते हैं, और उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पार्टी में गुप्ता जी विक्टर पर अपना शक जाहिर करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कोई जासूस है जिसको एयरपोर्ट वालों ने हमारी जासूसी करने के लिए रखा है। तब वे तय करते हैं कि विक्टर को सामान चेक करने वाली मशीन के अंदर डालेंगे और उसको चेक करेंगे, और वे ऐसा ही करते हैं। लेकिन उन्हें उसके पास एक केन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जब वे विक्टर से उसकी केन के बारे में पूछते हैं कि इस केन में क्या है, तो वो जवाब देता है कि इस केन में संगीत है। ये सुनकर वे सभी लोग हंस पड़ते हैं। इसके बाद वे सभी विक्टर के दोस्त बन जाते हैं, पक्के वाले। अब विक्टर अगले दिन कुछ बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पर उसकी एक बार फिर एमिलिया से मुलाकात होती है। वहाँ पर विक्टर देखता है कि एमिलिया के हाथ में नेपोलियन की एक बुक है। इस पर एमिलिया कहती है कि मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तभी बातों ही बातों में एमिलिया एक बार फिर विक्टर से लंच के बारे में पूछती है। इस बार विक्टर हाँ कर देता है, और तभी एमिलिया की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस बार एमिलिया को जाते हुए देखकर विक्टर को महसूस होता है कि वो अब एमिलिया से प्यार करने लगा है। अब एक दिन एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कस्टम वाले एक आदमी को पकड़ लेते हैं, और वे उस आदमी को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो बिना लाइसेंस के कुछ दवाइयाँ यहाँ से अपने देश लेकर जा रहा होता है। जब कस्टम वाले उस आदमी से उसकी दवाइयाँ छीन लेते हैं तो वो आदमी खुदकुशी करने की धमकी देता है। इसके बाद डिक्सन और वहाँ के सिक्योरिटी वाले से समझाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, और बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो विक्टर के पड़ोसी देश से है और उसे भी इंग्लिश नहीं आती है, और इसीलिए ही अब यहाँ पर उस आदमी की भाषा को समझने के लिए विक्टर को बुलाया जाता है। और अब विक्टर उससे बातें करता है, और वो आदमी विक्टर को बताता है कि इन दवाइयों को वो अपने बीमार पिताजी के लिए लेकर जा रहा है, और अगर ये दवाइयाँ टाइम पर वहाँ नहीं पहुँची तो उनकी जान भी जा सकती है। और विक्टर जब ये बातें डिक्सन को बताता है, इस पर डिक्सन बोलता है कि तुम बिना मेडिकल लाइसेंस के इन दवाइयों को अपने देश में नहीं लेके जा सकते। इसके बाद वो आदमी हाथ जोड़कर डिक्सन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन डिक्सन उसकी बात नहीं मानता और उसे अरेस्ट करके अपने साथ लेके जाने लगता है। और अब विक्टर का दिल पिघल जाता है और वो डिक्सन को कहता है कि दरअसल ये आदमी ये दवाइयाँ अपनी बकरी के लिए लेकर जा रहा है, और विक्टर अपनी भाषा में उस आदमी को भी यही कहने के लिए कहता है, और वो आदमी ऐसा ही करता है। और इसके बाद डिक्सन उसे वे दवाइयाँ लेकर अपने देश जाने देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से जानवरों के लिए दवाइयाँ बिना लाइसेंस के लेकर जा सकते थे। इसके बाद वो आदमी रोते हुए विक्टर के गले लगकर उसे धन्यवाद बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और जब डिक्सन विक्टर की ये चाल समझ जाता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो विक्टर का कॉलर पकड़कर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए जेल भिजवा दूंगा। तभी वहाँ पर फील्ड कमिश्नर आ जाता है, और फील्ड कमिश्नर डिक्सन से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और विक्टर से अच्छी आदतों को सीखना चाहिए। इस पर डिक्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। इसके बाद एयरपोर्ट पर सभी लोगों में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि विक्टर ने कैसे एक आदमी की मदद की और कैसे उसने उस आदमी को उस खड़ूस डिक्सन के चंगुल से बचाया। और अब उस एयरपोर्ट पर जो लोग कभी विक्टर को विदेशी होने की वजह से कोई काम नहीं दे रहे थे, आज उन सभी के दिलों में विक्टर के लिए एक मान है, सम्मान है। अब एक रात विक्टर और उसके साथी चोरी छुपे एयरलाइन ऑफिस में घुसकर ये पता लगा लेते हैं कि एमिलिया की अगली फ्लाइट 3 हफ्ते बाद की है, और इस बार विक्टर एमिलिया से कुछ अलग ही रूप में मिलना चाहता था, जिसके लिए वो एक महंगा सूट खरीद लेता है। और 3 हफ्तों के बाद जब वो दिन आता है तब विक्टर और गुप्ता एयरपोर्ट पर एमिलिया का वेट करने लगते हैं। तो वहाँ पर विक्टर गुप्ता जी से उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता है। इस पर गुप्ता जी उसको बताते हैं कि कई साल पहले मद्रास में मेरी एक दुकान थी जहाँ पर एक पुलिस वाला मुझे रोज़ परेशान करता था, जिससे तंग आकर एक दिन मैंने उस पुलिस वाले को टपका दिया था और अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर यहाँ पर चला आया था। इस पर विक्टर उससे पूछता है कि यहाँ की सरकार ने तुम्हें वापस नहीं भेजा। तब गुप्ता जी बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर सही से ईमानदारी से काम करता रहूँगा तब तक इनके पास मुझे वापस भेजने का कोई कारण नहीं है। और तभी एमिलिया वहाँ पर आ जाती है, और विक्टर के दोस्तों ने जो प्लान किया था उसके अनुसार एमिलिया का रास्ता रोकते हुए उसे विक्टर के पास तक पहुँचा देते हैं। एमिलिया विक्टर के कोट को देखकर उसकी तारीफ करती है, और अब उन दोनों में बातें शुरू होती हैं। बातों ही बातों में इस बार विक्टर एमिलिया को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, और एमिलिया मान जाती है। और जब वे दोनों डिनर के लिए जाते हैं तब गुप्ता जी उन दोनों का स्वागत करते हैं कि बाकी दोनों दोस्त उनकी इस डेट को खास बनाने के लिए वेटर बनते हैं। अब दोनों के बीच बातें शुरू होती है। बातों के दौरान वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और एमिलिया विक्टर को बताती है कि वो पिछले 20 सालों से एयर होस्टेस है, और वो विक्टर को उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके साथ वो उस दिन फोन पर लड़ रही थी। वो उसके बारे में बताती है कि वो आदमी उसे 7 साल पहले फ्लाइट में मिला था और
तब से वो उसके झूठे इंतज़ार में है कि एक दिन वो अपनी बीवी को छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए चला आएगा। ये सुनकर विक्टर अपने बारे में उसको सारी सच्चाई बताना चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है और एयरपोर्ट पर ही रहता है। लेकिन तभी एमिलिया का पेजर बजने लगता है। तब विक्टर उसे पेजर को बंद करने के लिए कहता है। ये सुनकर एमिलिया को विक्टर के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने पेजर को फेंक देते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। और अब डिनर खत्म होने के बाद विक्टर एमिलिया से पूछता है कि अगली तुम्हारी फ्लाइट कब की है। तब एमिलिया उसे बताती है कि अब से 13 दिन बाद की है। तब विक्टर एमिलिया से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है नेपोलियन ने अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दिया था। जिसे सुनकर एमिलिया खुशी से उत्साहित होकर उससे उस क्वेश्चन का आंसर बताने को कहती है। लेकिन विक्टर कहता है कि मैं तुम्हें इसका जवाब 13 दिन बाद अगली मुलाकात पर ही दूंगा। और वे अब कुछ इस तरह एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। और उनकी ये मुलाकात सीसीटीवी कैमरे पर डिक्सन देख लेता है। वहीं दूसरी ओर विक्टर की काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद टॉरस और एनरिके की शादी हो जाती है और वे दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब 13 दिन बीत जाते हैं और विक्टर एयरपोर्ट पर एमिलिया का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन उसे आते हुए ना देखकर वो बहुत दुखी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एमिलिया एयरपोर्ट पर वापस आती है तब ये सिक्योरिटी वाले अंकल विक्टर के आने से पहले एमिलिया को अपने साथ डिक्सन के पास ले जाते हैं, जहाँ डिक्सन उसे बताता है कि विक्टर कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, बल्कि पिछले 9 महीनों से वो एयरपोर्ट के गेट नंबर 67 पर रहता है और इसके पास एक केन है जिसको वो हमेशा छुपा कर रखता है। ये सुनकर एमिलिया का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और वो वहाँ से सीधे गेट नंबर 67 पर जाती है, जहाँ पर उसे विक्टर मिलता है। और वो गुस्से में विक्टर से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैंने तुम्हारे लिए उस इंसान को भी छोड़ दिया है जिसके साथ मैं काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थी। और अब एमिलिया वहाँ से जाने लगती है। तभी विक्टर उस गिफ्ट के ऊपर से पर्दा हटाता है जो कभी नेपोलियन ने अपनी बीवी को दिया था। और जब एमिलिया पीछे मुड़कर उसे देखती है वो ये सोचकर हैरान होती है कि क्या कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। इसके बाद विक्टर उसे वो केन खोलकर एक फ़ोटो दिखाकर कहता है कि उसके पिताजी को जैज़ म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उन्होंने इस फ़ोटो को 1958 में एक अखबार में देखा था जिसमें 57 जैज़ संगीतकार एक साथ फ़ोटो में थे, जिसे देखकर वे इतने ज़्यादा उत्साहित हुए थे कि तब उन्होंने उस फोटो के सभी जैज़ संगीतकारों को न्यूयॉर्क में लेटर लिखे जिसका इंतज़ार उन्होंने 40 सालों तक किया। तब तक 57 में से 56 संगीतकारों ने एक एक करके उन्हें अपने ऑटोग्राफ भेज दिए थे, लेकिन आखिरी संगीतकार बेनी गोल्सन के ऑटोग्राफ आने से पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया था। जहां अपने मरते हुए पिता से विक्टर ने ये वादा किया था कि वो किसी भी हाल में न्यूयॉर्क जाएगा और आखिरी संगीतकार के ऑटोग्राफ को लेकर आएगा। उसकी ये दर्द भरी सच्चाई सुनकर एमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एमिलिया के आंसुओं को देखकर विक्टर कहता है कि मैं भी अपने पिता की तरह सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर एमिलिया खुद को नहीं रोक पाती और वो विक्टर को किस करती है। और अगली सुबह विक्टर के दोस्त उसे वो खुशखबरी सुनाते हैं जिसका उसे पिछले 9 महीनों से इंतजार था। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारे देश में जंग खत्म हो गई है और अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। ये सुनकर विक्टर खुशी से झूम उठता है और इस खुशी में वो और उसके दोस्त पार्टी करते हैं। पार्टी में एमिलिया भी आती है। एमिलिया उसे बताती है कि उसने अपने एक दोस्त की मदद से उसके लिए एक दिन का वीज़ा बना लिया है जिसके जरिए वो अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा कर सकता है। ये सुनकर विक्टर की खुशी डबल हो जाती है। तब विक्टर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एमिलिया शांत रहती है और विक्टर एमिलिया की आंखों के आंसुओं को देखकर समझ जाता है कि वीज़ा बनवाने के लिए एमिलिया ने जिस दोस्त की मदद ली है वो और कोई नहीं बल्कि वही शादीशुदा अमीर इंसान है जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया था। दरअसल एमिलिया ने विक्टर के काम के लिए उस आदमी से समझौता कर लिया था और अपनी कुर्बानी दे दी थी। और वहाँ से जाने से पहले एमिलिया विक्टर से बोलती है, जानते हो नेपोलियन ने अपनी बीवी को शादी पर एक लॉकेट दिया था जिस पर उसने लिखवाया था भाग्य। और ये कहकर एमिलिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विक्टर वीज़ा लेकर टॉरस के पास जाता है। टॉरस उसको बताती है कि ये एक दिन का इमरजेंसी वीज़ा है। न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखने के लिए इस पर तुम्हें डिक्सन के साइन लेना बहुत ज़रूरी है। अब विक्टर उस खड़ूस डिक्सन के पास जाता है लेकिन वो डिक्सन साइन के लिए मना कर देता है और उसे उसका पासपोर्ट और उसके देश का रिटर्न टिकट उसके हाथ में देता है। लेकिन विक्टर उससे अपने एक दिन के वीज़ा पर साइन मांगता है। और अब डिक्सन विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारे तीनों दोस्तों के बारे में सब कुछ पता है, जिसमें एंडी के किचन से खाना चुराता है, गुप्ता अपने देश इंडिया से एक पुलिस वाले का मर्डर करके आया है
और तीसरा जो रात में जुआ खेलता है। और वो विक्टर को ये कहकर धमकाता है कि अगर तुम अभी अपने देश वापस नहीं गए तो मैं इन तीनों को जेल भिजवा दूंगा। ये सुनकर विक्टर डर जाता है और वो अपने देश के लिए जाने लगता है। ये देखकर गुप्ता जी एयरपोर्ट पर सबके सामने उसे कायर बोलते हैं। तभी एक पुलिस वाला गुप्ता जी के पास आकर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और अब गुप्ता जी विक्टर को रोकने के लिए भागते हुए उसके प्लेन के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है। इसके बाद गुप्ता जी विक्टर को न्यूयॉर्क जाने को कहते हैं, जहां पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। गुप्ता जी की कुर्बानी देखकर विक्टर न्यूयॉर्क जाने के लिए अपना मन पक्का करता है और वो एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है। तभी उसके सभी साथी यानी कि एयरपोर्ट का सारा स्टाफ अपना काम छोड़कर विक्टर को हौसला देने के लिए उसके पास आने लगते हैं। और जब विक्टर एग्जिट गेट के पास पहुंचता है तब वहां पर एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी डिक्सन कैमरे पर देखते हुए वॉकी टॉकी से उन्हें विक्टर को अरेस्ट करने के लिए कहता है। ये देखकर विक्टर निराश होकर पीछे की ओर मुड़कर जाने लगता है कि तभी उन सिक्योरिटी गार्ड्स का जो हेड होता है वो विक्टर को अपना कोड देकर एयरपोर्ट से बाहर जाने को कहता है, जिससे डिक्सन गुस्से से आग बबूला होकर विक्टर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। और उस एयरपोर्ट पर आने के 9 महीनों के बाद आज पहली बार विक्टर उस गेट से बाहर निकलता है और बाहर निकलने पर विक्टर को एमिलिया भी दिखती है, जहाँ पर वे दोनों दूर से ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। और जब तक डिक्सन विक्टर को पकड़ने के लिए गेट तक पहुँचता है तब तक विक्टर काफ़ी दूर निकल चुका था और अब विक्टर को जाते हुए देखकर डिक्सन मुस्कुरा उठता है। इसके बाद विक्टर सीधे उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो जैज संगीतकार बेनी गोल्सन से मिलता है और उनका ऑटोग्राफ लेकर अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करता है। इसके बाद विक्टर एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाला विक्टर से पूछता है कि कहाँ चलना है दोस्त। विक्टर जवाब देता है घर। और विक्टर आज 9 महीनों के बाद अपने देश अपने घर वापस जा रहा था और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। आपको विक्टर की ये कहानी कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, अपने विचारों को कमेंट में बताओ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।